नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। मैं मेहुल बोरा, प्रेसिडेंट कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। कूडो इंडिया अपनी 11वीं नेशनल हिमाचल प्रदेश में करने जा रहा है। हमारे चेयरमैन है श्री अक्षय कुमार। कूडो ये गेम आप सब सोचेंगे कि ये क्या है, तो कूडो एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कूडो को 2011 की साल में इंडिया में अक्षय कुमार सर लेके आए थे। आपने शायद एक मूवी देखी होगी राउडी राठौड़। राउडी राठौड़ पिक्चर के दौरान ये मार्शल आर्ट उन्होंने सीखा था और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। आज की तारीख में कूडो भारत के सभी राज्यों में है, लीडिंग स्टेट है। यहाँ पे हमारी जो 11वीं नेशनल कल से शुरू हो रही है, आने वाले 4 दिनों तक लगातार इसमें 1500 बच्चे 25 स्टेट से आ रहे हैं भारत देश के। और हमें सपोर्ट है हिमाचल प्रदेश कूडो एसोसिएशन का। हमारे हिमाचल के जो प्रेसिडेंट है अजय जायसवाल सर और उनकी कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि ये टूर्नामेंट 30 सितंबर तक किया जाए। इस टूर्नामेंट में जो भी जीतेंगे उनको भारत सरकार की तरफ से रिजर्वेशन है। तृतीय श्रेणी जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन लागू होता है और विनर्स को MHT, CET, पैरामिलिट्री, मिलिट्री सर्विसेज में भी एक रिजर्वेशन है। ये इस टूर्नामेंट का महत्व है। बट 17 महीने बाद जो हम सब घर पे बैठे वो सब RT-PCR टेस्ट लेके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, डबल वैक्सीन के साथ यहाँ पे टूर्नामेंट में आए। और ये 17 महीने के बाद हमारी ये टूर्नामेंट कूडो के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए एक आशा की किरण है कि अब कोरोना का काल ख़त्म होने को है और हमारी जो दुनिया थी पहले जैसे फिर से शुरू होने को है। इसी आशा के साथ ये टूर्नामेंट की हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये आपके कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या आपके एज ग्रुप रहेंगे और जो है इसमें कितने सबसे कम उम्र के कितने, सबसे ज़्यादा उम्र के जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे? यहाँ पे 1500 बच्चे हैं 25 स्टेट बॉडीज से। और सबसे कम उम्र की कैटेगरी चालू होती है अंडर 5 इयर्स, फिर अंडर 6, अंडर 7, ऐसे करके जाती है 16 तक। ये हो गया हमारा जूनियर्स और सब जूनियर्स का टूर्नामेंट। फिर हमारा 16 to 19 का कैडेट्स का टूर्नामेंट होता है। 16 साल से 19 साल, 19 साल से 21 साल, 21 ईयर्स एंड अबाउट 40 साल की उम्र तक ये सीनियर्स टूर्नामेंट होता है। फिर उसके ऊपर आगे मास्टर्स टूर्नामेंट होता है। तो सबसे यंग बच्चा जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा वो 4.5-5 साल का होगा या होगी। सर क्या इसके साथ वेट कैटेगरी भी यहाँ पे रहेगी या फिर बिना वेट कैटेगरी के है? तो जो अंडर 16 के एजेस हैं उसमें वेट कैटेगरी होगी। 16 साल से ऊपर जो कैटेगरी होगी उसमें आपकी हाइट इन सेंटीमीटर को आपके वेट के साथ ऐड किया जाएगा। उसको बोलेंगे PI, फिजिकल इंडेक्स। हर ग्रुप में 16 साल के ऊपर जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, वो सभी एक ही साइज के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत लंबा और पतला है और कोई बहुत नाटा और मोटा, ये नहीं होगा। तो कूडो की ये खास बात है, इसमें डिस्पैरिटी चली जाती है, इक्वालिटी ऑफ फाइट रहती है। एट द सेम टाइम ओपन वेट कैटेगरी है क्या कोई इसमें? 88 के PI में, 88 kgs के ऊपर अबाउट 270 का PI होता है, उसको ओपन कैटेगरी बोलते हैं। उसमें 21 साल के ऊपर के लोग उस ओपन कैटेगरी में पार्ट ले सकते हैं। जो विनर्स हैं सर, इससे पहले जैसे 10th हुआ था तो 10th में कौन सा स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल लिया था और इस तरह से सेकंड थर्ड कौन था? जो हमारी 10th टूर्नामेंट हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। वहाँ पे भी लगभग 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया था। मुझे लग रहा है 10th टूर्नामेंट का फर्स्ट ट्रॉफी गई थी गुजरात को, दूसरी ट्रॉफी गई थी राजस्थान को और तीसरी गई थी मध्य प्रदेश को, चौथी महाराष्ट्र। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत कहाँ पर इस खेल में स्टैंड करता है? सर हर साल अक्षय कुमार सर 10 से 20 बच्चों को थाईलैंड भेजते हैं, जापान भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। उनको 1-1 महीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। 2017 में वर्ल्ड कप जब भारत देश में हुआ था, हमारे कई स्टूडेंटों ने इसमें मेडल जीते थे। अब मई 2022 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है जापान, और उसकी ये तैयारी है। हम अभी से तैयारियों में लग गए। इसमें से जो विनर्स जीतेंगे उनको 2022 मई में वर्ल्ड कप के लिए जाने का मौका मिलेगा। लेट्स होप कि भारत को इसमें मेडल मिले। यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी क्या भाग ले रहे हैं? यस सर, सभी स्टेट से जो विनर्स आ रहे हैं उसमें से कई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होंगे जो इसीलिए आ रहे हैं कि वो यहाँ पे क्वालिफाई हो तो उनको वर्ल्ड कप में जाने का मौका मिले।
ऐसे कौन कौन से चेहरे रहेंगे कि जिनको लोग देखना चाहें, जो इतने बड़े स्तर पर जो है देश का नाम रोशन कर चुके हैं? सर ऐसे तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी वेबसाइट पे एक सीडिंग कैटेगरी है, सबके कार्ड्स दिए हुए कि कौन कितनी फाइट जीता, कितने हारा। पर 1500 बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अक्षय कुमार टूर्नामेंट के विनर हैं, एशियन वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप के विनर है, साउथ एशियन के विनर है, जो यहाँ पे आएंगे। मार्शल आर्ट में भारत का अभी इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा हो नहीं रहा है, अपना प्रदर्शन नहीं रहा है। इसका क्या कारण है? क्या हमारे जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभा नहीं है, या हमारे पास यहाँ पे सुविधाएं नहीं है इस तरह की जो कि हम कम्पीट कर सकें? सर भारत एक शांति प्रिय देश है। भारतवासी पिछले 5000 सालों से प्रेम, सद्भावना तो इसमें बिलीव करते हैं। इसीलिए लोगों को आप देखिए, जापान, चाइना वगैरह ये वॉरिंग नेशंस है, भारत को वॉरिंग नेशन नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों की कि मैं जाके, लोग कराटे, कूडो, टेक्वांडो, मार्शल आर्ट्स बेशक सीखते हैं पर सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं जाके किसी को मारूं पीटूं और मेडल ले लूं, ये इनका इंटेंशन ही नहीं। दारा सिंह इसका अपवाद रहे हैं। दारा सिंह ने पूरे विश्व में अपना ताकत का लोहा बनाया है। हाँ, वो रेसलिंग में एक एक्सेप्शन था। अब तो लेटेस्ट भी रेसलिंग में हमको मेडल लग रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिकॉज हम अक्षय कुमार सर की फेडरेशन से हैं, हमारे फेडरेशन को तो सभी सुविधाएं हैं, सभी सपोर्ट है और हमारा फेडरेशन इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। हमें बच्चों को वर्ल्ड कप में मेडल्स भी लग रहे हैं और भारत देश के 32 स्टेट्स में फेडरेशन ऑलरेडी है, जबकि इसकी भारत में शुरुआत 2011 में ही हुई थी। तो ये मार्शल आर्ट्स का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फेडरेशन है। हाँ, पर मैं एक आपको कहना चाहूँगा, मार्शल आर्ट्स कूडो के अलावा दूसरे मार्शल आर्ट्स जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनकी गुटबाजियों की होती है। आप किसी भी मार्शल आर्ट्स फेडरेशन में जाके देख लें, 4 फेडरेशन है और इनकी फाइटें हो रही है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, फेडरेशनों के ट्रस्टियों की। कूडो में ये नहीं है, एक अपवाद है। कूडो इस दुनिया में एक फेडरेशन, भारत में एक फेडरेशन और हर एक स्टेट में एक ही फेडरेशन। आप कहीं पे भी जाओ, आपको 2 कूडो के फेडरेशन नहीं देखेंगे। जो सर आप एक कोरोना काल में ये इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं और माना जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि 30वीं लहर भी आने की तैयारी में है। इस समय में इतना बड़ा आयोजन कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे आप SOP को लागू कर पाएंगे यहाँ पे? सर पहले तो स्टार्टिंग में जो टीम्स आ रही है वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रही है। फर्स्ट स्टेप, हर एक बच्चे का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हमारे पास है। दूसरा स्टेप, हिमाचल प्रदेश सरकार का ई-पास, जो अगर हिमाचल प्रदेश का सरकार का ई-पास इतना ब्रिलियंट है, आप देखें उसमें आधार कार्ड अटैच है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अटैच है, RT-PCR का रिपोर्ट भी अटैच होता है। 2 वैक्सीन लिए तो वो भी अटैच है। आप किसी के साथ आ रहे हो तो उसका भी डिटेल देना है, तो वो भी बच्चे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो हमारी टूर्नामेंट है कूडो की, वो खुद ही एक मास्क के साथ होती है। कूडो वाले एक मास्क पहनते हैं हमेशा से, तो वो हमारा एडवांटेज है। रेफरी जजेस सब वैक्सीनेटेड है, वो मास्क पहन के टूर्नामेंट लेंगे। हमने यहाँ पे जो टूर्नामेंट वेन्यू है वो एट अ टाइम, जो हॉल है वहाँ पे 1 रिंग लगेगी, तो वहाँ पे 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 8 से ज़्यादा रेफरी नहीं होंगे। ऐसे 6 हमने सेपरेट हॉल कर दिए अलग अलग। हाँ, अब जो बच्चों की रहने की सुविधा है वो भी यहाँ पे 2000 बच्चे रह सकते हैं, जिनको हमने डिवाइड कर दिया 1200 में। तो इतनी सारी इस जगह की कैपेसिटी है। इसके अलावा हमने क्वारंटाइन रूम्स भी किए। अगर समझो हमें लगता है किसी को बुखार है, कुछ है, तो उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन करेंगे। और हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस की भी टीम है जो कल सुबह से यहाँ पे लागू हो जाएगी। हमारी एक सैनिटाइजेशन टीम है जो ऑलरेडी ये पूरा एरिया सैनिटाइज कर रही है। और हमारा जो वेन्यू है टूर्नामेंट का वो भी सैनिटाइज होगा सुबह, दोपहर और शाम। एक और सवाल कि जैसे किक बॉक्सिंग है, एक मार्शल आर्ट है, क्या कूडो उतनी खतरनाक गेम है जिसमें कि जान का खतरा रहता है? सर जब मार्शल आर्ट बोलते हैं तो जान का खतरा अगर हम स्ट्रीट फाइट करें तो है। हम रास्ते पे चल के जा रहे हैं, अब हिमाचल में पहाड़ गिरे, बीच में बारिशों में, तो जान का खतरा उसमें भी है। मार्शल आर्ट जिसका कंपटीशन होता है, जैसे कूडो का कंपटीशन है, उसमें हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, माउथ गार्ड, ग्रॉइन गार्ड, हैंड गार्ड, लेग गार्ड, और ऊपर से उसके बाद जो रेफरी जजेस है वो क्वालिफाइड है। तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती जिसमें किसी को इंजरी हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट, जान का खतरा या इंजरी तब होती है जब बच्चा या फाइटर ट्रेनिंग में नहीं है। तो ये सब ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, टॉप सीडेड फाइटर्स हैं, तो इंजरीज तो ज़ीरो होगी। छोटा मोटा नखून टूटना वगैरह, क्योंकि डांस कंपटीशन तो नहीं है, तो
छोटे मोटी इंजरीज होंगी। अगर बात करें इस खेल के ओरिजिन की, कैसे ये खेल ओरिजिनेट हुआ और क्या कुछ कड़ियाँ इस खेल से जुड़ी? हमारे टीचर थे जुकुचो तकाशी अजुमा, जो अप्रैल महीने में गुजर गए। उन्होंने कूडो को बनाया था 1988 में। ये दुनिया का पहला मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। उन्होंने देखा अगर रेसलिंग होती है तो सिर्फ उठा के पटकते, बॉक्सिंग होती है तो सिर्फ पंच करते, ताइक्वांडो किक बॉक्सिंग कराटे होता है तो सिर्फ किक और पंच करते हैं, ज़मीन पे फाइट नहीं होती। तो इन्होंने ये सब मार्शल आर्ट्स को लेके एक प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट्स बनाया जो है कूडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्शल आर्ट्स है। इसके बाद, इसको देखने के बाद 1990s में 2000 में एक पॉपुलर मार्शल आर्ट बना UFC, जो अब आप टीवी पे देख रहे हैं। इस खेल की ड्यूरेशन कितनी रहती है? जैसे कि बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग की एक फिक्स ड्यूरेशन होती है और साथ में जो अन्य खेल हैं उनकी भी एक ड्यूरेशन तय होती है। तो इसमें कितना समय रहता है कि इतने समय में डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, या तो फिर इतने समय में उस और कितने रिंग्स के 16 साल के ऊपर 3 मिनट, 16 साल के नीचे 2 मिनट, लड़कियों के लिए हमेशा 2 मिनट। यानी कि रैपिडली एक बाउट 3 मिनट का होता है, एक बाउट 2 मिनट का होता है। फिर अगर समझो कि 32 स्टेट से लोग आए, हर स्टेट का एक विनर आएगा, तो 32 विनर यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसका वो 32 लोग आपस में लड़ेंगे। यानी ऐसा होगा वो 32 लोगों को 16 बाउट लड़ने पड़ेंगे, 16, 16, 32। उसमें से 8 विनर आएंगे, 8 और 8 आपस में लड़ेंगे, 4 और 4 आपस में लड़ेंगे, वैसा करके 3, 2 और 1। यानी मिनिमम एवरीबडी, अगर 32 का बाउट है तो लोगों को कम से कम 16 बाउट तो लड़ने हैं। क्या इस खेल में कोई डिस्क्लेमर भी पहले दिया जाता है, या तो फिर अपनी जान की हानि पर खुद ही हम खेल सकते हैं इस खेल में? और डिस्क्लेमर तो सभी ने साइन करना है। डिस्क्लेमर एवरीबडी हैज़ टू साइन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो जीतता है उसे कितनी भी इंजरी हुई हो, उसे गोल्ड मेडल मिल जाता है तो ही इज़ नॉट बॉदर्ड। पर जो हारता है वो फिर खुद के बाल भी निकाल के दिखाते, बोला मुझे इंजरी हो गई, अब मैं कोर्ट केस करूँगा। तो ये प्रॉब्लम हारने वालों का है, जीतने वालों का नहीं। तो जो मैचेस के ड्रॉ वगैरह डल गए हैं कि कब डल गए? अब मैचेस के ड्रॉ कंप्यूटराइज होते हैं, तो उसमें हमको कोई एक्सेस नहीं है। तो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें डेटा एंट्री सभी फाइटर्स की होती है, और आज रात को, कल रात को हम वो सब रेफरी जजेस को इकट्ठा करके, सब स्टेट वालों को इकट्ठा करके वो कंप्यूटर पे ड्रॉस का काम चालू करेंगे। मेन इसमें पॉइंट्स का आधार क्या होता है? किस तरह से जो खिलाड़ी है उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं? सर अभी समझो मैंने किसी को जोर से एक पंच या किक मारा और वो एक सांस के लिए हिल गया है ना, उसको फटका बैठा, तो उसको कोका बोलते हैं ना, आधा पॉइंट। अगर वो 2 सांस के लिए हिल गया तो उसको यूको बोलते हैं, 1 पॉइंट। ज़्यादा वजारी 4 पॉइंट, और अगर वो गिर ही गया 6 सांस के ऊपर तो उसको बोलते हैं इप्पॉन, यानी 8 पॉइंट। इप्पॉन का मतलब वो जीत गया। इसी प्रकार, यानी फुल कांटेक्ट मैच है। इसी प्रकार अगर किसी ने, खिलाड़ी ने किसी को उठा के पटका, ज़मीन पर उसको लॉक कर दिया, उसने टैप आउट किया जैसे कुश्ती में होता है, तो भी वो जीत गया, उसको इप्पॉन बोला जाएगा। सर हिमाचल के परिवेश में बात करें, क्योंकि हिमाचल में हो रहा है, हिमाचल के कितने हमारे बीच में खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर हिमाचल के 44 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हिमाचल का उत्तर हमारे हिमाचल के प्रेसिडेंट अजय जायसवाल जी दे पाएंगे कि उनके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितने खिलाड़ी उसमें से आ रहे हैं। हाँ जी अजय जी। हमारे हिमाचल से इस प्रतियोगिता में 5 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट्स हैं हमारे पास, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और हम। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे ताकि उनको और आगे अच्छा स्टेज मिले और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नाम रोशन करें। और हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि हमें ये कोविड के बाद इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने का मौका मिला है, और इससे हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, हमारे बच्चे और अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। हमारे पास मतलब इंडिया के बेस्ट कोचेज हैं, मेहुल सर हैं हमारे, विस्पी सर हैं, जैस्मिन सर हैं हमारे, ये लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं इसमें। तो हम चाह रहे हैं इनकी और जो इनकी मतलब गाइडेंस है बच्चों को और मिलेगी, हमारे बच्चे और ग्रूम करेंगे और इस प्रतियोगिता का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि हिमाचल में और बड़ा आयोजन हम करने की कोशिश करें। कैसे भारत सरकार ने मान्यता दी है या हिमाचल सरकार ने इसके लिए भी मान्यता दी है कि उसमें या नहीं? सर भारत सरकार की मान्यता तो हमारे पास 2018 से ही है, और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ